ठीक है ठीक है बच्चों, टॉपिक लिखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सो वी आर स्टार्टिंग द NLM टुडे। मैं ले लूँगा, आप मम्मा जी बैठ जाओ आराम से देख के। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये गेट लगा दो बेटा। टू डिस्क्राइब the motion of a particle scientist Newton derived three laws which are called scientist Newton derived three laws which are called Newton's laws of motion। बच्चों एक लाइव क्लास है जिसमें मैं पढ़ा भी रहा हूँ और रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। बच्चे भी डाउट पूछेंगे, आप भी अपने डाउट व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। These three laws are as under: number 1, लॉ ऑफ इनर्शिया। पहला लॉ क्या होता है बच्चों? लॉ ऑफ इनर्शिया। नंबर 2, सेकेंड लॉ, इसको कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स। और तीसरा लॉ होता है लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। 3 लॉ होते हैं ये। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ इनर्शिया। लिखिए सारे बच्चे। बेटा व्यू आ रहा है उसमें, दिख रहा है ना? लॉ ऑफ इनर्शिया। सो वी विल डिस्कस नाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ if a body is at rest, then it will remain in rest. If a body is at rest, then it will remain in rest until and unless an external force acts on it. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये पहली चीज़, हम फर्स्ट लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। क्या कहता है बच्चों ये लॉ? अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर रहेगी, या कोई बॉडी चल रही है तो वो चलती रहेगी कांस्टेंट वेलोसिटी से, जब तक कि आप क्या नहीं करेंगे, उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से क्या होता है? इफ़ यू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, द स्टेट विल चेंज। स्टेट विल चेंज। तो कहाँ तक लिखा है हमने? Until and unless an external force acts on it। तो अगर आपको इसकी स्टेट चेंज करनी है तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। रुकी हुई वस्तु को चलाने के लिए आपको फोर्स चाहिएगा, या चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए भी क्या चाहिएगा? फोर्स चाहिएगा। मीनिंग इज दैट सपोज अ पर्सन इज ऑन अ स्कूटर, ड्राइविंग द स्कूटर, मूविंग विथ सम वेलोसिटी v, और सडनली मान लीजिए इसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर ये पर्सन चाहे कि हैंडल पकड़ के मैं स्कूटर को रोक दूं, तो क्या ये रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। क्या करना पड़ेगा? इसके फ्रेंड को सामने से आके स्कूटर को रोकना पड़ेगा, ऐसे ताकत लगा के। तो अब ये जो बंदा रोकने की कोशिश कर रहा था हैंडल पकड़ के, इसके फोर्स में इसके फोर्स में डिफरेंस क्या है? दिस फोर्स वाज इंटरनल एंड दिस फोर्स बिकम्स एक्सटर्नल।
सो एक्सटर्नल फोर्स इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। मान लीजिए आप किसी कार में जा रहे हैं, कार ख़राब हो गई अपनी अचानक से, तो अगर आप कोशिश करें कि भाई मैं स्टीयरिंग पे धक्का लगाऊं और कार चल पड़े, तो क्या कार चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि ये फोर्स कैसा हो गया एक्चुअली? इंटरनल। आप कार का दरवाज़ा खोलिए, पीछे जाइए और थोड़ा सा फोर्स लगाइए, तो क्या आप कार चलेगी? यस। तो ये नेचर कैसा हो गया फोर्स का? एक्सटर्नल। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या आते हैं? दो चीज़ें कि इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, पहला रिजल्ट। ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। दूसरा, फोर्स की डेफिनेशन आती है यहाँ से। फोर्स क्या चीज़ है? फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ एबल टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी, मीन्स इट कैन ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू द मोशन एंड इट कैन ब्रिंग द बॉडी इन द मोशन टू द रेस्ट। तो फोर्स वो क्वांटिटी है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करती है। तो दो कंक्लूजन आते हैं इस लॉ के। पहला तो ये कि इट डिफाइंस द इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब है मास। दूसरा, इट डिफाइंस द फोर्स। इनर्शिया कैसे? कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में जो मेन प्रॉब्लम आती है वो किसकी वजह से है बच्चों? उसके मास की वजह से होती है, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। लिखिए इस चीज़ को। द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ इज इट, द इम्पॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट लॉ इज इट दैट number 1, it defines the inertia. It defines the inertia which is mass of the body, which is mass of the body. And it defines the force which is the physical quantity to change the state of the body। यानी फोर्स लगा के हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं। एंड थर्ड रिजल्ट इज इट, and third result is it that only external forces can change the state of the body। इंटरनल फोर्सेज ओनली कैन चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी। ओके, तो अगर आप चाहें तो इस तरह का एक फ़ोटो बना सकते हैं कि भाई आप एक कार में जा रहे हैं, कार ख़राब हो गई मान लीजिए, आप स्टीयरिंग पे फोर्स लगा के उसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर से, तो कार नहीं चलेगी। आप उतरिए, पीछे जाइए, एक थोड़ा सा फोर्स लगाइए स्मॉल f, तो कार क्या होगी? चलने लगेगी। तो इस कार के लिए ये फोर्स कैसा हो गया? एक्सटर्नल। ठीक है, तो यानी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के ही बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकते हैं। कोई आप स्कूटर चलाते हैं, स्कूटी चला रहे हैं, अचानक से ब्रेक फेल हो गई, आप चाहें पैर भी नहीं टिकाएं कि हैंडल को पकड़ के हम इसको रोक लें, तो क्या आप रोक पाएंगे? नहीं, सामने से आके किसी आदमी को उसको रोकना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ इनर्शिया तीन चीज़ें बताता है। पहला बताता है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या है? मास ऑफ द बॉडी। सेकेंड चीज़ बताता है रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स, कि भाई फोर्स क्या है? फोर्स वो चीज़ है जो बॉडी की स्टेट को चेंज करती है। तीसरी चीज़ बताता है क्या? कि इनर्शिया जो है उसका मास। थर्ड ऑफ क्या लिखा है आपको मैंने? हाँ, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस कैन चेंज। इंटरनल फोर्सेस जो है उनसे कोई भी स्टेट चेंज नहीं होती है। मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे कि अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा बच्चों। तो या तो बॉडी किस पे होगी? रेस्ट पे, या कैसे चल रही होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से। ओके, यानी जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है उसी से जाएगी, जब तक कि हम उस पर फोर्स नहीं लगाएंगे। क्योंकि फोर्स जीरो अगर बना हुआ है तो बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, और जो कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रहेगी। इसको कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। कॉपी करिए इसको।
तो क्या इधर का व्यू ज़्यादा हो रहा है, मुझे दे दे इसको, मैं रखता हूँ संभाल के, 1 मिनट। It's okay. कॉपी करिए। यानी बॉडी को डिस्टर्ब जो करता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स, नहीं तो बॉडी वहीं पर रखी रहेगी। ठीक है, ये पहला लॉ है। इसमें कोई परेशानी हो आपको तो पूछिए। आपको पता है बेटा हमारी मोशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारी मोशन की प्रॉब्लम है हमारा मास। बिकॉज ऑफ द मास वी आर नॉट एबल टू मूव। अगर हम धीरे धीरे अपना मास कम करते जाएं देन वी कैन अचीव द स्पीड ऑफ लाइट। पुराने ज़माने में आपको पता होगा जो ऋषि मुनि होते थे, किसी ने ध्यान किया किसी गुरु का तो गुरु एकदम से वहाँ से गायब होता था, सितारे बनते थे और गुरु दूसरी जगह पे प्रकट होता था। रीज़न क्या था कि दे वर एबल टू डिक्रीज देयर मास। If you will decrease your mass, you becomes like a photon, then you can travel with the speed of light. तो हमारी मोशन में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो क्या है, मास। ऑफन वी आर टॉकिंग अबाउट द टाइम ट्रेवल। टाइम ट्रेवल क्या होती है बच्चों कि अगर हम अपने मास को कम कर पाएँ तो हम बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर स्पीड ऑफ लाइट से पहुंच सकते हैं। ओके राइट। अब सुनिए हम लेंगे सेकेंड लॉ। लिखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बेटे आ रहा है राइट साइड में, देखो उधर पूरा आ रहा है ना, उधर सिर्फ सेकंड आ रहा है, सेकंड आ रहा है, केवल सेकंड आ रहा है क्या? यहाँ देखना जरा, क्रॉस दिख रहा है? नहीं। ओके फाइन। सो यू हैव टू डिफाइन द लिमिट्स। यहाँ पे यहाँ दिख रहा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब विजिबल है पूरा? ठीक है, लिखिए व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the external force on a body or system, external force on a body or system is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum, यानी कि जो सेकेंड लॉ है वो क्या कहता है कि F एक्सटर्नल इज प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। बच्चों आप जानते हो ना मोमेंटम तो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, इसको बोलते हैं हम मोमेंटम। अगर हम p की वैल्यू को यहाँ लगाएं, उससे पहले सुनिए, जब हम इस साइन को हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो 1 होता है, इसलिए हम इसको पहले लिखते हैं F इज dp अपॉन dt। p की इस वैल्यू को यहाँ लगाइए तो क्या मिलेगा, d अपॉन dt m इंटू v, क्योंकि f वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है। यहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला लगाएंगे अपन। आपको बताया था मैंने बेसिक मैथ में भी, u डॉट b क्या होता है डिफ्रेंसिएशन, यस अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये हो गया न्यूटन का मैथमेटिकल लॉ जो न्यूटन ने दिया था। अक्सर लोग इसको F बराबर ma करके बोलते हैं, जो एक मिसकॉन्सेप्शन है, दैट इज़ अ स्पेशल केस। तो दो कंडीशन होती हैं, इफ़ मास इज कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट होगा तो आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 0। तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी इसमें, 0। तो फोर्स कितना बनेगा, m dv बाई dt। इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विच इज कॉल्ड
acceleration. So for constant mass systems फोर्स इज इक्वल टू एम ए, यानी जिस सिस्टम का मास कांस्टेंट है तो किसी भी इंस्टेंट पर एफ इक्वल टू एम ए क्या होगा, वैलिड होगा, ठीक है। परंतु अगर मास चेंज होता है, देखिए केस 2, ये दिख रहा है बेटा, गुड। केस 2, इफ v इज कांस्टेंट, अगर कहीं पे वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0। अरे भाई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये क्या बन जाएगा, v dm अपॉन dt। ओके, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। इसको भी न्यूटन्स लॉ कहते हैं, इसको भी न्यूटन्स लॉ कहते हैं। फ़र्क क्या है, ये कांस्टेंट मास के लिए वैलिड है और दूसरा वाला किसके लिए वैलिड है, वेरिएबल मास के लिए। ओके, एग्जाम्पल लेता हूँ, आप इसको कॉपी करें। कमान, आप लिखो आराम से, नेचुरल वे में, कोई शांत रहने की ज़रूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ रनिंग क्लास। बेटा तुम नहीं आई हो क्या, क्या नाम है तुम्हारा, श्याम बाला, ओके। कोई परेशानी इसमें तो पूछ लीजिए। लाइव में क्या होता है, बफरिंग बहुत आती है बेटा। लाइव सेशंस दिए हमने, पर क्या हमारा नेट तो ठीक था उस समय, ये जो हमने करवा रखा था कनेक्शन, पर जो बच्चे रिसीविंग एंड पे नेट है उनके पास वो अच्छा नहीं होता, तो उसमें बफरिंग आती है उनकी वीडियोस में, इसलिए पढ़ाने का पढ़ाना भी हो जाता है और रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। सही है कि नहीं, और नेचुरल होती है वो, ये बच्चे भी इंजॉय करते हैं उसको, ऑनलाइन वाले। मिटा दिया जाए, ठीक है। अब इनकी एक एक एप्लीकेशन लेंगे हम, पहला केस और दूसरा केस दोनों में। पहला केस कौन सा है, जब मास क्या है, कांस्टेंट है। दूसरा केस क्या है, जब मास चेंज हो रहा है। तो इनकी एप्लीकेशंस है वो हम लेंगे। पहले पुलिस की ले लेंगे। देखो बच्चों, एग्जाम्पल समझा देता हूँ आपको पहले। मान लो ये एक ब्लॉक है, इसका मास जो है वो 4 kg है और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं 12 न्यूटन का। हमसे पूछा गया कि ये बताओ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो आपको पता है ये जो ब्लॉक है इसका मास कांस्टेंट है भाई बच्चों, कितना है, 4 किलो। फोर्स कितना लगा रहे हैं हम, 12। तो कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं हम, सेकेंड लॉ, F इज इक्वल टू एम ए। फोर्स 12 है, मास कितना है, 4। एक्सेलरेशन निकालना है तो 4 3 जा 12, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखो सेकेंड एग्जाम्पल। आप कहोगे सर फिर इसका क्या इस्तेमाल है, इसको हम कब यूज़ करें, जहाँ पे मास चेंज हो रहा हो। देखो जो रॉकेट होता है ना बच्चों, उसके चलने का प्रिंसिपल क्या होता है कि उसमें हीलियम गैस भरते हैं हम, लिक्विड हाइड्रोजन और हीलियम का मिक्सचर। तो जब वो गैसें जलती हैं उनके जलने से धुआं निकलता है, यानी वो बर्न्ड फ्यूल बाहर आता है। और इस रॉकेट पर क्या होता है, एक फोर्स लगता है, कहाँ पे, ऊपर की तरफ। मान लीजिए क्वेश्चन ये आया कि अगर रॉकेट में से जली हुई गैसें निकल रही हैं किस रेट से, 200 किलोग्राम पर सेकेंड की रेट से, और किस स्पीड से निकल रही है ये गैसेस, 100 मीटर पर सेकेंड से।
तो रॉकेट पर थ्रस्ट कितना होगा। थ्रस्ट का मतलब होता है फोर्स। जब हम किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, फ्यूल को जलाते हैं, फ्यूल से जो गैसेस निकलती हैं वो कंक्रीट पैड पर फोर्स लगाती हैं, क्योंकि जहां हम रॉकेट को बांधते हैं उसके नीचे कंक्रीट पैड होता है। उस फोर्स की वजह से रॉकेट को ऊपर फोर्स मिलता है। वो फोर्स क्या होगा, सीधा सीधा इस तरफ लिखते हैं। आपको मालूम है फॉर्मूला, जब मास चेंज हो रहा हो तो F = UdM/dt। किस स्पीड से निकल रही हैं गैसेस, 100। किस रेट से मास निकल रहा है इसका, बोलो 200। तो ये कितना हो गया, 20,000 न्यूटन। ये हमारा आंसर, या इसको ऐसे भी लिखते हैं 2 × 10⁴ न्यूटन। Okay, so this is the basic difference between two forms of the Newton's law. One is F = mdv/dt, मतलब ma। दूसरा कौन सा हुआ, vdm/dt। पहला कब वैलिड है, जब मास कांस्टेंट है। दूसरा कब वैलिड है, जब मास चेंज हो रहा है। कॉपी करो इसको। ओके बच्चों, राइट, आगे खिसक के बैठ जाओ बेटा। मिटा दूं क्या बेटा, बाला कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। श्याम बाला, वैसे बाला बोले तो अलग नाम हो जाता है। बाला नाम की एक पिक्चर आई थी, उसमें एक आदमी क्या टकला था, मैंने भी देखी थी पिक्चर वो। उस समय क्या मेरे बाल उड़ने लगे थे बेटा, तो बच्चों ने कहा सर आप पिक्चर देख के आओ, अच्छी है बाला पिक्चर। तो मैं जब रिपीटर में पढ़ा रहा था तो देखने गया था। उसके बाद किसी ने सलाह दी कि सर एक बार बाल निकलवा दो तो आपके अच्छे बाल आ जाएंगे। तो मैंने क्या टकला करवा लिया, तब से मेरे बाल फिर अच्छे काले घने आ गए। ठीक है, मिटा दूं क्या बच्चों, लिखो आराम से लिखो। ये ऑनलाइन के बच्चे भी लिखेंगे बेटा, तुम भी नोट्स बनाया करो। जो भी ऑनलाइन के बच्चे हैं आपकी नोटबुक चेक करूंगा जब तुम नांदेड़ आओगे, इसको लिखा करो। अब इसकी एप्लीकेशन है, कुल मिला के 11 एप्लीकेशन आती है NLM सेकेंड लॉ की। लिखिए एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस। बेटा ये देखना लेफ्ट में व्यू आ रहा है ना, ठीक है। नंबर 1, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा यहाँ सीक्वेंस, बाकी बैचेज में अलग बताया हुआ है, आपको पहले अलग एग्जाम्पल दूंगा। ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ पुली, फर्स्ट एप्लीकेशन, ब्लॉक्स कनेक्टेड बाय अ पुली। ये मिटा दूं क्या बच्चों, बेटा मिटा दूं इसको, ठीक है। ये एप्लीकेशन क्या है बेसिकली, इसको आप फर्स्ट एप्लीकेशन कह सकते हैं। थोड़ा राइट में व्यू देखना बेटा, इज इट कमिंग, नॉट कमिंग, इज इट कमिंग। तुम्हें भी चश्मे की आवश्यकता है, आ रहा है बेटा, दिख तो रहे हो। सही बात, यू आर राइट बेटा, ये मुझे मालूम नहीं था, आई एम सॉरी। ठीक है, देखो क्या होता है, सवाल ऐसा आएगा फर्स्ट एप्लीकेशन में कि भाई यहाँ 2 ब्लॉक हैं, इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका मास M1 है और इसका मास M2 है। ये दोनों ब्लॉक मेरे हाथ पे रखे थे, ऐसा मानो कौन सा भारी है कौन सा हल्का है, M1 भारी है M2 हल्का है। मीन्स मास ऑफ द फर्स्ट इज मोर देन मास ऑफ द सेकेंड। जब मैं हाथ हटाऊंगा तो जो भारी वाला होगा वो नीचे आएगा और हल्का वाला कहाँ जाएगा, ऊपर। तो मान लीजिए ये A एक्सेलरेशन से नीचे आता है, ये A एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है। स्ट्रिंग में जो टेंशन लगती है ब्लॉक के लिए वो ऊपर, पुली के लिए नीचे।
पुली के लिए टेंशन नीचे और ब्लॉक के लिए ऊपर। मेरी बात का आप मतलब समझें। बेटा मुझे एक हल्का सा बैग दो। बैग है किसी बच्चे के पास? हल्का बैग, हाँ दे दो, ठीक है। जैसे मान लो, ऐसा मानते हैं यहाँ पे ये एक ब्लॉक है लटका हुआ है, मेरे हाथ पे मैंने इसको पकड़ा है अभी, तो मेरे हाथ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कहाँ लग रहा होगा? नीचे। मैं क्या महसूस करूँगा कि ये रस्सी मुझे नीचे की तरफ खींच रही है। आई बात समझ में? ब्लॉक जो लटका हुआ है इसको क्या लग रहा होगा कि भाई मुझे कोई नीचे जाने से रोक रहा है, इसके लिए फोर्स कहाँ लग रही होगी? ऊपर। इसी को कहते हैं टेंशन। अगर मैं कैंची निकाल के इसको काट दूं तो ये नीचे गिर जाएगा, क्योंकि टेंशन क्या हो जाएगी? 0, और मेरा हाथ भी हल्का महसूस करेगा। तो जब भी कोई बॉडी हैंग होती है तो टेंशन क्या होती है? डबल डायरेक्शन होती है। जहाँ से हैंग हुआ वहाँ पे कहाँ लगेगी? नीचे, और जो बॉडी हैंग्ड है उस पर कहाँ लगेगी? ऊपर। सवाल ये उठता है, कई बच्चे कहते हैं सर यहाँ टेंशन नीचे लग रही है, यहाँ टेंशन ऊपर लग रही है, इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो ये तो कैंसिल हो जानी चाहिए सर, नेट मिलना चाहिए 0। तो ये टेंशन कभी कैंसिल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये टेंशन हाथ पे लग रही है और ये टेंशन बॉडी पे लग रही है, तो ये कभी भी कैंसिल नहीं होती। फोर्सेस विल गेट कैंसिल इफ़ दे आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी। फोर्स कब कैंसिल होते हैं? अगर हम इसको पकड़ के दोनों तरफ खींचें बराबर बराबर फोर्स से, तब फोर्स कैंसिल होती हैं। पकड़ो ज़रा। मीनिंग ये है, फोर्स के कैंसिल होने के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए, अगर दोनों टेंशन एक ही बॉडी पर लगें देन दे विल गेट कैंसिल्ड, बट हियर दे आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये पुली पे लग रही है और ये किस पे लग रही है? ब्लॉक पर। अब जो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक टर्म जिसको हम कहते हैं FBD। FBD का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्री बॉडी डायग्राम। यानी बॉडी को फ्रीली निकाल दो आप सिस्टम से बाहर, उस पे सारे फोर्सेस शो करिए और न्यूटन इक्वेशन को लिख डालिए। जैसे कि अगर हम बॉडी ए की बात करें बच्चों, इस बॉडी को आप उठा के अलग कर दो बाहर। देखो कौन कौन सी फोर्स लग रही है इस पे। इसका वजन लग रहा होगा नीचे, वेट m1g। टेंशन कहाँ लग रही है? धागे में जिससे ये लटका हुआ है, ऊपर की तरफ। बॉडी जा किधर रही है? नीचे। तो एक बात बताओ, बॉडी किस तरफ जाती है? जिधर नेट फोर्स होता है। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट को मैं भी खींच रहा हूँ और आप भी खींच रहे हैं, तो बॉडी किस तरफ जाएगी? जहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा। देन इट इज़ ऑब्वियस कि भाई कौन सा फोर्स ज़्यादा है, नीचे वाला या ऊपर वाला? नीचे वाला। तो हम इक्वेशन जानते हैं ना न्यूटन की, F नेट इज़ ma। F नेट बोले तो क्या हो गई इक्वेशन? नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स, ये तो नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू m1a। ये इसकी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है। अगर हम बी बॉडी का FBD बनाएं बच्चों यहाँ पर, देन फॉर द बॉडी बी व्हाट इज द सिचुएशन? टेंशन एक्टिंग अपवर्ड्स। इसका वजन कहाँ लग रहा है? नीचे। बॉडी जा कहाँ रही है? ऊपर। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी? T माइनस m2g इज इक्वल टू m2a। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड है। नाउ वी आर गोइंग फॉर 1+2। अगर हम इसको और इसको जोड़ें तो टेंशन टेंशन कैंसिल। ये दोनों क्या मिला बेटा? m1g माइनस m2g इज़ m1 प्लस m2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन क्या मिलता है इस सिस्टम का? ये सवाल इस बार नीट में आया था, 2 अलग अलग मासेस थे वहाँ पे, एक्सेलरेशन पूछा हुआ था। दिस इज m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। अगर हम इस एक ही वैल्यू को सेकंड में रख दें बेटा तो हमें टेंशन मिलती है। ये आपको सीधा ध्यान रखना है। रिजल्ट कितना? 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। तो ये हो गया बॉडीज़ का एक्सेलरेशन और ये हो गई स्ट्रिंग में टेंशन। ओके, ये दोनों आपको रटे हुए होने चाहिए, आपके खून में होने चाहिए ये फॉर्मूलाज। कॉपी करिए इसको कि बॉडी का अच्छा एक बात बताओ, क्या दोनों के एक्सेलरेशन सेम है? यहाँ शाम वाला आप बताओ बेटा, ए और बी का एक्सेलरेशन क्या सेम है?
क्यों सेम नहीं है बेटा? अरे नीचे ए से आ रहा है, ए से ऊपर जा रहा है, क्या सेम है? नहीं, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वैल्यू सेम है ए एंड ए, पर ये एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे की तरफ माइनस जे कैप, ये कहाँ पर है? ऊपर, यानी जे कैप। तो एक्सेलरेशन इज नॉट सेम, okay, because directions are different, one is going down, one is moving up, but value of acceleration is same. कॉपी करो, क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें दिशा भी सेम होनी चाहिए, डायरेक्शन। दोनों की यहाँ डायरेक्शन अलग है, इसलिए दोनों सेम नहीं होंगे। एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है दोनों का वो सेम होगा। एक्चुअली ऑनलाइन की एक रिकॉर्डिंग पीछे थी, इसलिए मैं आज कर दे रहा हूँ, कल नहीं करेंगे, परसों वापस करेंगे एक। बाकी तो क्या, क्लासरूम में कैमरा फिट करवा लेंगे हम दिवाली के बाद, वो ज़्यादा बेटर है। क्यों बेटा? विनायक, ऐसी रिकॉर्डिंग्स आती थी आपको? ये भी बच्चा है 11th क्लास का, अभी ऑनलाइन से ऑफलाइन में कन्वर्ट हुआ है। मैं भी सोच रहा हूँ बेटा एक वो कोट जैसा सिलवा लूँ, आधा कोट आता है ना कुछ, ज़्यादातर लोग पहनते हैं उसको। क्यों पहनते हैं वो? हाँ, क्यों पहनते हो बेटा उसको? कोई लॉजिक है क्या उसके पीछे? हाँ, अच्छा, वायर नहीं दिखता, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, सर्दियों की वजह से है, वो सिलवाना पड़ेगा। साहिल तुम कुछ करो जुगाड़ उसका, वो हाफ कोट का सर के लिए। ठीक है, अच्छा, थोड़ा देख के, बढ़िया, मिटा दिया जाए। ऐसी भी कर रहे हो क्या? ठीक है, करो करो करो। करो करो, नहीं आए जो पूछ लेना। तो यानी कि ये एक्सेलरेशन होगा हमारा, ठीक है। ओके वैभव मुंडे जी, आपको समझ में आया? कोई परेशानी तो नहीं है? एक सवाल दें फिर आपको। ठीक, एक्सेलरेशन कितना? m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। टेंशन कितनी बच्चों? 2m1 m2 जी अपॉन m1 प्लस m2। इस तरह के सिस्टम के लिए ये मिटा दिया जाए। ओके, अब देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सब बच्चे सॉल्व करेंगे उसको। एग्जाम्पल, मान लो ये एक पुली है, लाइट पुली। एनएलएम में यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जिन पुलीज का हम इस्तेमाल करते हैं वो लाइट रखी जाती हैं, ओके, यानी मासलेस। ये मास 6 kg है, ये मास 4 kg है बी। तो आप बताओ सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा और धागे में टेंशन क्या होगी? व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? सॉल्व करिए इसको। ये मिटा दिया जाए, ठीक है। आ गया एक्सेलरेशन। फॉर्मूला बताया था ना अभी, m1 माइनस m2। m1 कितना है? 6 है। m2 कितना है? 4 kg। सीधा फॉर्मूले में लगा दीजिए वैल्यूज़। m1 प्लस m2 करो, 6 प्लस 4 इंटू 10। जी की वैल्यू 10 लेनी है।
2/10 into 10. 10 cancel. What is the acceleration? 2. Very good. What is the tension बच्चों? Okay, let us see. Answer. Acceleration क्या है? फॉर्मूला बताया था आपको, m1 माइनस m2 यानी 6 माइनस 4 ओवर m1 प्लस m2, बोले तो 6 प्लस 4 इंटू 10. What is this? 2/10 into 10. So acceleration is 2 meter per second square. Whereas tension formula is, just now we discussed, 2 m1 m2 upon m1 plus m2 into g, यानी कि 2 m1 m2 upon m1 plus m2 वापस 10 into g, कैंसिल. तो कितना आया? 48 न्यूटन. ओके. अच्छा, अगर मैं पूछता हूँ यहाँ पे एक तीसरी चीज़, व्हाट इज़ द फोर्स ऑन पुली? अक्सर पूछा जाता है, पुली पर फोर्स क्या होगा? आप थोड़ी देर के लिए खुद को पुली मान लीजिए. बेटा यहाँ ब्लॉक पे टेंशन ऊपर लग रही है ना, पुलिस पर कहाँ लगेगी टेंशन? नीचे. तो एक बात बताओ, जो बेचारी पुली है उसको क्या लगेगा कि ये दोनों टेंशन मुझे ज़बरदस्ती नीचे की ओर खींच रहे हैं, है कि नहीं? तो फोर्स कितना लगेगा पुली पर? T इधर से, T इधर से, 2T. कितना हो गया? 2 into 48, यानी फोर्स ऑन द पुली इज 96 न्यूटन. कॉपी करिए इसको. एनी प्रॉब्लम? ओके बच्चों, अब इसकी एक अल्टरनेट टेक्निक समझो. ये तो हमने फॉर्मूले के हिसाब से इसको ड्राइव किया, बाकी एक कॉमन सेंस है जिसको हम अक्सर लगा सकते हैं शॉर्ट ट्रिक के लिए, कि जब भी हमें एक्सेलरेशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे. देखो, ये तो आप जानते हैं कि जो फोर्स ज़्यादा होगा वो सिस्टम को ड्राइव करेगा कि नहीं बच्चों? अल्टरनेट टेक्निक समझो. जैसे इसका वजन कितना लग रहा है इधर? m1 जी. इसका वजन कितना लग रहा है नीचे? m2 जी. ये अल्टरनेट मेथड है, शॉर्ट. तो जो ताकतवर होगा वो पूरे सिस्टम को चलाएगा. इज दिस और नॉट? कहते हैं ना भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो जिसके पास लाठी होती है भैंस को वही लेके जाता है. गाँवों का सिस्टम है. उसी तरह से इसका वजन ज़्यादा है, इसका वजन कम है. तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट फोर्स. इधर से लग रहा है m1 जी, इधर से लग रहा है m2 जी. तो नेट क्या बचा? ज़्यादा में से कम को घटाइए, डिवाइडेड बाय मास इन मोशन. तो कितना मास मोशन में है? इसकी वजह से दोनों मास मूव कर रहे हैं. टोटल मास क्या है सिस्टम का? m1 प्लस m2. तो हम इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन. ओके, कॉपी कर लीजिए इसको. दिस इज द अल्टरनेट वे. टेंशन लिखना हो तो उसका कोई तरीका नहीं है. टेंशन के लिए तो सीधा लगाना ही पड़ेगा हमें. m1g माइनस टी इज m1a. ए को पुट कर दो तो टेंशन मिल जाएगी अपने को 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. ओके बच्चों, राइट. कॉपी करिए बेटा. ये व्यू आ रहा है, देखो. ठीक है, ओके. ये आ रहा है बेटा लाइन? ये नहीं आ रही क्या? आपकी उंगली आ रही है. अब आ रहा है. नहीं, लाइन नहीं, थोड़ा इधर. हाँ,
ओके, फील्ड ऑफ व्यू चेक करना है मुझे थोड़ा, और कुछ नहीं। वैभव आप 2 दिन पहले आने वाले थे बेटा, शायद लेट हो गए, कहीं बिजी होंगे शायद, गांव गए थे, मुझे लगा कोई अपॉइंटमेंट वगैरह हो गया आपकी। मैं वेट कर रहा था बेटा, उस दिन मैंने बहुत वेट किया, पता है मेरी आंखों में दर्द हो गया, आपका वेट करते करते मेरी आंखें सूज गई। ओके ठीक है, पर कोई नहीं, देर आई दुरुस्त आए। अच्छा बच्चा, ये कौन से बैच में थे बेटा आप? हाँ R2 में थे ना, इवनिंग वाला बैच जो था अपना। आप तो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हो ना। आप कौन से बैच में थी बेटा? लास्ट ईयर कहाँ थी आप? यशवंत कॉलेज में। आपने कोई कोचिंग वगैरह नहीं की थी? गलती की आपने, कॉलेज वाले पढ़ाते थे बेटा, तो हम क्या पढ़ाते हैं? सही है कि नहीं है? वो बेवकूफ़ बनाते बेटा, वो खुद जीनियस नहीं है, क्या जीनियस बनाएंगे तुमको? सही है कि नहीं है? वो सब कहानियाँ हैं बेटा, समझा करो तुम। और अब जूनियर्स को थोड़ा समझाना है इस चीज़ को, जिससे उनको ड्रॉप नहीं करना पड़े, अदरवाइज़ उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। अभी पता है आपको राजस्थान में फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कितना गया है? 607 मार्क्स, 607 नंबर पे फर्स्ट राउंड जो है वो मिला है क्लोज। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? विदाउट फिजिक्स यू कैन नॉट ड्रीम अबाउट द MBBS नाउ ऑनवर्ड्स। भूल जाओ आप MBBS अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं है तो। 607 कट ऑफ है फर्स्ट राउंड का। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये देखो। अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कुछ नए बच्चों से। वैभव, ये सवाल तुम्हारे लिए बना रहा हूँ बेटा, सुनना ध्यान से। ये 8 किलो है और ये मान लो 12 किलो है, राइट? तो सिस्टम किधर जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालें और टेंशन कैसे निकालें? बताओ बेटा, पहला आंसर बताओ। इधर देखो, मुझे सीधा बताओ, इधर से फोर्स क्या लगेगा इस पे? 8G। इधर से कितना वेट लगेगा? 12G। तो शॉर्ट में कैसे निकालेंगे हम? एक्सेलरेशन इज 12G माइनस 8G। इज दिस और नॉट? और मास इन मोशन, टोटल मास मोशन में कितना है? इसका प्लस इसका, क्योंकि दोनों चलेंगे, ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा। 12 और 8 20। कितना बचा बेटा? 4G अपॉन 20, यानी 40 डिवाइडेड बाई 20। सो एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन क्या होगी बेटा? 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 20। ये 2 बार गया, ये 6 बार गया, 96 न्यूटन। ओके गुड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। कई बार क्या होता है, 2 से भी ज़्यादा ब्लॉक लटके होते हैं सिस्टम में, तो क्या करेंगे बताओ? पहले कॉपी कर लो। अभी अपने महाराष्ट्र का फर्स्ट राउंड क्लोज हो गया क्या? अभी नहीं हुआ क्या? 22 तारीख है ना एडमिशन लास्ट डेट, तो शायद फर्स्ट राउंड की 2 तारीख है क्या? अच्छा, फिर भी मेरे हिसाब से जाएगा ज़्यादा, 570 तक तो जाएगा ही जाएगा। क्यों? ओपन का। अच्छा सुनो, आप मान लो इस साल ये सवाल आता है एग्जाम में, देयर आर 3 बॉडीज A, B एंड व्हाट इज दिस? C। ये है बच्चों 6 किलो की बॉडी, B जो है ये है 4 किलो की बॉडी, C है 5 किलो की बॉडी। तो इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताइए कितना होगा, और T1 एंड T2 निकालिए कितने कितने होंगे।
यहाँ पे जो टेंशन है इस धागे में उसको T1 कह रहे हैं अपन, और जो इस धागे में होगी जगह जगह पर उसको कहेंगे T2। ये क्वेश्चन है, कॉपी करिए पहले इसको। यहाँ पे ये कितने ब्लॉक हो गए? 1 2 3। Here are the 3 blocks. बेटा फोटो सही बनाओ वो। श्रीनाथ आप बच्चे को थोड़ा हेल्प करो। तीनों बॉडीज बनाओ, A, B और C। ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे एक घिरनी है, इसको पुली बोलते हैं अपन इंग्लिश में, ठीक है। बेटा इसका तरीका सीखो, आप शुरू मत हो जाओ, मेरी बात समझो। शॉर्ट में इसको कैसे निपटाते हैं समझिए। कोई भी सिस्टम नेट फोर्स की वजह से चलता है। एनी ऑफ द सिस्टम विल मूव ड्यू टू द नेट फोर्स। सो हियर ऑन द राइट साइड व्हाट इज द नेट फोर्स? 6 + 4 10G, या यहाँ कह दो 10G। इज दिस और नॉट? फोर्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड इज हाउ मच? 5G। विच इज मोर? 10G is more or 5G is more? Yes. So means 10G will make the system move. यानी 10G जो है वो इस पूरे सिस्टम को चलाएगा। तो नेट फोर्स क्या मिलेगा हमें? एक्सेलरेशन F नेट अपॉन मास टोटल। नेट फोर्स कितना है? 10 में से 5 घटाइए। टोटल मास क्या है बच्चों? 6 और 4 10 और 5 15। कितना बचा? 5G/15। सो एक्सेलरेशन इज दिस G/3। नाउ द सेकेंड, अगर हम टेंशन की बात करें, अगर मैं C बॉडी को पकड़ लूँ यहाँ पे, तो ज़रा C का FBD देखिए। C पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं बच्चों? T2 ऊपर लग रहा है, इसका वजन नीचे लग रहा है। बॉडी जा कहाँ रही है? ऊपर। तो कौन सा ज़्यादा होगा? T2 ज़्यादा या 5G ज़्यादा? बोलो तो, कॉन्फिडेंस से बोलो ना। बॉडी कहाँ जाती है? जो ज़्यादा होता है उसकी तरफ जाती है, यानी ऊपर जा रही है बोले तो ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है। T2 - 5G इज इक्वल टू 5 है। यहाँ से हमें A मालूम है बेटा, तो T2 कितना आया? 5G + 5 है। देखो ज़रा A कितना है? G/3। सेटलमेंट करेंगे एलसीएम लेके। 5 3 जा 15 एंड 5 20। G/3 बोले तो 200/3 न्यूटन। ये आ गया T2। अब हमें चाहिए T1। T1 कैसे निकालें? मतलब इसको और इसको पकड़ लिया करो, आखिरी वालों को बस। तो इसका वजन कहाँ लग रहा है भाई? नीचे। कितना? 6G। A का FBD बना दो ज़रा। 6G - T1। भाई A का वेट नीचे, इस पे टेंशन ऊपर, जा कहाँ रहा है? नीचे। तो 6G - T1 इज 6A। T1 कितना बेटा? 6G - 6A। चलो A की वैल्यू लगाएंगे अभी, रुको। 60 माइनस A कितना है? G/3। 60 - 20 40 न्यूटन। इज दैट क्लियर? कॉपी करो बच्चों, आराम से लिखो।
तो ज़रूरी नहीं होता कि 2 ही ब्लॉक लटके हों, ऐसा हो सकता है एक साइड 2 हो, एक साइड 1 हो। तो पहले तो एक्सेलरेशन डिसाइड कर लो नेट से कि भाई कौन सा तरफ ज़्यादा वजन है, ठीक है। उसके बाद में फर्स्ट एंड लास्ट को पकड़ के उनकी एफबीडी बना दो, वहाँ से टेंशन मिल जाएगी आपको। ओके, राइट। ठीक है, तो ये हो गया ब्लॉक एंड पुली सिस्टम। ठीक है, इसी में एक मॉडल और आता है, लिखो एप्लीकेशन 2। यहाँ पे क्या हो रहा है, सारी बॉडीज़ वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही हैं, ये नीचे आ रही हैं, दूसरी वाली ऊपर जा रही हैं, तो लाइन ऑफ मोशन क्या है, वर्टिकल है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ बॉडीज़ हॉरिजॉन्टल में भी चलेंगी और कुछ बॉडीज़ नीचे आएंगी। लिखिए एप्लीकेशन 2, सेकेंड एप्लीकेशन। ये कॉपी किया क्या बेटा, कि कर रहे हो अभी? कंप्लीट हुआ सभी का? कर लीजिए, नहीं किया आपने तो। ये एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, राइट माइनस लेफ्ट, ए निकलने के बाद हर बॉडी का एफबीडी बनाया, प्रीफरेबली T2 जहाँ निकालना है तो सिंगल बॉडी को ले लो, ऐसे T1। यहाँ बीच वाले को लेंगे तो आपको तकलीफ होगी क्योंकि T2 T1 दोनों लगते हैं। तो जस्ट यूज़ द मार्जिनल बॉडीज़, मतलब पहली वाली और आखिरी वाली, वहाँ से क्या होगा, आपको इंडिपेंडेंट टेंशन्स मिलेंगी उनके वेट के साथ। इसके लफड़े में मत पड़ना क्योंकि यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, राइट। सिंगल सिंगल लेके चलो, वो ज़्यादा बेस्ट है लाइफ में। चलो आगे लिखो बच्चों। मतलब 2 टेंशन के चक्कर में मत पड़ो, एक टेंशन बहुत है एक टाइम पे हैंडल करने को। आगे लिखेंगे ये वाला, एक देखो, मैं कुछ बोलता हूँ तुम कुछ समझते हो, बदमाश बच्चे हो तुम लोग। ए है और बी, ये मास m1 है, ये मास m2 है। इसका एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, और स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगी, पुली पर फोर्स क्या होगा बच्चों। ये सेकंड एप्लीकेशन है। क्या करें, कॉन्सेप्ट वही है, सीधा सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ। ये तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, थोड़ा सा इसको कोई छेड़ दे एक बार तो ये तो चलने को तैयार है, राइट, क्योंकि फ्रिक्शन है ही नहीं। आपने इस बॉडी को लटकाया तो इसका जो वजन है, वेट, वो इसको डिस्टर्ब करेगा कि चल भाई मेरे साथ। यहाँ टेंशन ऊपर, यहाँ टेंशन नीचे, ब्लॉक पे टेंशन आगे, ब्लॉक को खींचेगा कौन, जो धागे में टेंशन है। पुली पर टेंशन कहाँ लगेगी, पीछे। देखो, तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, दैट इज़ द फोर्स। सिस्टम पर फोर्स क्या लग रहा है, केवल वेट। इसके वेट की वजह से सिस्टम चल रहा है। मास इन मोशन, कौन कौन चल रहा है, टोटल मास m1 प्लस m2। दूसरा, टेंशन के लिए क्या करें, अगर हम B का FBD बनाते हैं तो देखिए B बॉडी को कौन खींच रहा है, टेंशन। किस एक्सेलरेशन से, A से। तो T इक्वल टू, इसका मास m2 है, m2a। A की वैल्यू फर्स्ट से लगाइए, तो ये हो गई इसकी टेंशन। ओके बच्चों, ये सेकेंड इक्वेशन। ये होता है एक्सेलरेशन और ये होती है इसकी टेंशन, धागे में टेंशन, वेट। एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, फोर्स ऑन द पुली क्या होगा। तो सुनिए, आप एक बात बताओ, खुद को थोड़ी देर के लिए पुली समझ लो। एक टेंशन इधर, एक टेंशन नीचे। Tension is a force and force is a vector. How the vectors are added? By the triangle law of addition. If we have the two vectors which are perpendicular to each other, then resultant is root of
a square plus b square plus 2ab cos theta. By the same way, here the net force या force on pulley is root of a square plus b square plus 2ab cos of 90. Cos 90 is 0. So force on the pulley is root tt 2t square. तो कितना आ गया फोर्स पुली पर? अंडर रूट 2t. ये हमारा आंसर आया. ओके, कॉपी करो बच्चों इसको. दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पर होते हैं तो रिजल्टेंट क्या होता है? रूट 2a. ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ रिकॉर्डिंग्स में. गुड. इसको नीचे से निकाल ले बेटा, इसके जरा ट्राइपॉड के. ओके, सॉरी बच्चे, लगी तो नहीं तुझे? ठीक है, आगे लिखिए. इंक्लाइंड प्लेन, थर्ड एप्लीकेशन. इंक्लाइंड प्लेन. इस पे पहले मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन भी हो जाए. क्यों बच्चों? अच्छा रहेगा. इस एग्जाम्पल को सॉल्व करो पहले. मान लो ये क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि यहाँ बॉडी ए है, यहाँ पर पुली है बच्चों, लाइट पुली, यहाँ पे ब्लॉक बी है. इसका मास 6 kg है और इसका मास 4 kg है. तो आप मुझे एक्सेलरेशन बताओ सिस्टम का, स्ट्रिंग में टेंशन बताओ, और फोर्स ऑन द पुली क्या होगा तो ये भी बताओ.
आ गया बच्चों? बोलो एक्सेलरेशन कितना आया? हाँ भाई, एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या? नेट फोर्स 6g डिवाइडेड बाय मास इन मोशन 6 + 4 कितना मिलेगा? 6g/10 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा देखो, अगला क्या चाहिए हमें? टेंशन। टेंशन का फॉर्मूला अभी बताया था, क्या है? m1 m2g अपॉन m1 + m2 यानी 6 + 4 = 10। कितना आया? 24 न्यूटन। अगर हम बात करें फोर्स ऑन द पुली की, तो अभी मैंने आपको बताया पुली पर 2 टेंशन लगती है ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर, तो रिजल्टेंट क्या होगा बच्चों? √2t। सो द फोर्स ऑन पुली इज √2 टाइम्स ऑफ टेंशन, मीन्स इट कम्स 24√2 न्यूटन। ओके, कॉपी कर लीजिए। अब हम इंक्लाइंड प्लेन के बारे में बात करेंगे। अगली एप्लीकेशन है नंबर 4, इंक्लाइंड प्लेन। पहले इसको लिख लो, फिर आगे करेंगे। हो गया कॉपी? बच्चे भी यार, किसी को लैपटॉप में वीडियो देखना होता है, किसी को डेस्कटॉप में देखना होता है। बच्चों की भी चॉइस अलग अलग है। एक बच्चे की आंखें ख़राब हो रही हैं, बोल रहे हैं सर मोबाइल में मुझे वीडियो नहीं दिख रहा, मुझे लैपटॉप का एक्सेस दो। लैपटॉप में क्या होता है कि कोर्सेज़ में अप्रोच होती है, बैचेज़ में लैपटॉप में देखना संभव नहीं होता, क्योंकि उसमें पार्ट पेमेंट्स होते हैं। अब उसको कहाँ से दें? उसको लिंक शेयर कर दें तो फिर वो पब्लिक कर सकता है, बच्चा की भी प्रॉब्लम है। आप लोग मोबाइल में देखते हो ना बेटा सारा, कि लैपटॉप में तो नहीं देखते हो ना? गुड, लैपटॉप में मत देखा करो। आ गया बेटा? बैठो आराम से, आता हूँ अभी। लिखो इंक्लाइंड प्लेन, व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड over an inclined plane, then mg sin theta is responsible for its motion down the plane, and mg cos theta will press the plane as shown in figure. बेटा इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, ये बात को समझना। जनरली क्या होता है, कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस होती है ना, अगर हम इसको फिक्स करके रोटेट करके थोड़ा एंगल पे उठा दें, तो ये जो प्लेन बना AP, इसको बोला जाता है इंक्लाइंड प्लेन। ओके, हम इस पर किसी बॉडी को रखते हैं अगर, तो इसका वेट कहाँ काम करता है? हमेशा नीचे। आपको पता है हम सभी का वेट कहाँ काम करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, मीन्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। यहाँ इसकी कंपोनेंट्स होती हैं। ये कंपोनेंट क्या होगी अगर आप समझें? दिस इज़ थीटा, सो दिस एंगल इज़ थीटा। या इसको छोड़ दीजिए, आप यहाँ से भी कह सकते हो दिस इज़ 90, सो इट्स 90 माइनस थीटा, सो इट इज़ थीटा। तो ये कंपोनेंट होता है mg cos थीटा। और ये कौन सा होता है बच्चों? mg
साइन थीटा। इसको ऐसा समझो कि अगर मैं इस बॉडी को छोड़ दूं तो नीचे कौन लाएगा इसको, ग्रेविटी। अगर मैं इस बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे छोड़ता हूं किसी ऐसी सरफेस पे, तो अब इसको नीचे कौन स्लिप करेगा, mg साइन थीटा। आप ऐसे समझें, मान लीजिए इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी को यहाँ छोड़ा तो इसको नीचे कौन लाएगा अभी, mg साइन थीटा। ओके, सो डाउन द प्लेन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट इज mg साइन थीटा। अब जब बॉडी चलती है तो सरफेस को दबाती है, कितना फोर्स लगाती है, mg कॉस थीटा। सरफेस इसको रिएक्शन देती है, इसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्यों बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन इसको, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन, राइट, सो इट इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी जो मोशन जिस प्लेन पर हो रही है, कौन सा प्लेन है ये वाला, इसके परपेंडिकुलर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है नॉर्मल रिएक्शन। तो जब बॉडी स्लाइड करती है हम क्या कह सकते हैं, एन किससे बैलेंस होता है, mg cos थीटा से। और बॉडी का एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना हो डाउन द प्लेन तो क्या निकालेंगे, F अपॉन m। कितना फोर्स लग रहा है बॉडी पर, ये सरफेस जो है वो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं है इस पर, ठीक है, तो ये नीचे आएगी। फोर्स क्या है, डाउन द प्लेन mg साइन थीटा डिवाइडेड बाय मास, मतलब डाउन द इंक्लाइन प्लेन विच फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, g साइन थीटा। इसको कहते हैं एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से बॉडी नीचे आती है। कॉपी करिए इसको। उधर से निकल जाओ, किचन की साइड से। ओके, आई थिंक सभी ने कॉपी किया, ठीक है। अब सुनिए इस पे सवाल कैसे आता है, ध्यान से समझो बेटा। एक क्वेश्चन लेते हैं। ये मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर दो बॉडीज़ हैं ए और बी। इसका मास है 6 किलोग्राम्स और इसका मास लेते हैं हम 4 किलोग्राम। ये एंगल है 30 डिग्रीज। हमसे पूछा गया कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन बताओ और धागे में टेंशन क्या होगा, व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग। दिस इज़ अ फिक्स्ड पुली एंड इट इज़ अ ट्राइंगुलर ब्लॉक। आपको पता है कि हमें ए का वजन ज़्यादा है, हम ऐसा मान सकते हैं कि ए नीचे आता है तो बी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखना चाहें, बच्चों ए का एफबीडी बनाओ ज़रा। ए पर कौन सा फोर्स लग रहा है नीचे, 6G। टेंशन कहाँ लग रही है, ऊपर।
पुली पर टेंशन कहाँ लगेगी? नीचे। इधर नीचे की तरफ ब्लॉक पे टेंशन ऊपर। ब्लॉक को नीचे कौन लाना चाहेगा? mg साइन थीटा, यानी 4g साइन 30 डिग्री। सबसे पहले तो हम सारे फोर्सेस लिख देते हैं बॉडीज पर। देखो 6g पर क्या लगेगा? mg नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर, पुली पे टेंशन नीचे। इस इंक्लाइन सरफेस पर टेंशन कहाँ लगेगी? पुली के लिए डाउनवर्ड्स, ब्लॉक के लिए अपवर्ड्स। mg साइन थीटा बॉडी का कहाँ लगेगा? डाउन द प्लेन। इज दिस और नॉट? तो अब जरा देखो, ए ब्लॉक की इक्वेशन 6g माइनस टी इज 6a। बी ब्लॉक पे टेंशन ऊपर खींच रही है, mg साइन थीटा नीचे ला रहा है, जा किधर रहा है सिस्टम? ऊपर। तो t माइनस 4g साइन 30 इज 4a। ऐड करेंगे बेटा तो t और t आपस में कैंसिल। क्या मिलेगा? 6g माइनस, ये तो तुमने जाना होगा कि भाई साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो क्या बचेगा? ये 2g। 6 में से 2 गया तो क्या बचता है बच्चों? 4g। 4g का मतलब 40। देन व्हाट डज इट मीन? 10 4 जा। एक्सेलरेशन हो गया बेटा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सुनना अभी ध्यान से, कॉपी मत करो। अब हमें चाहिए क्या? टेंशन। टेंशन के लिए क्या करिए? किसी भी एक बॉडी से दोस्ती कर लीजिए, उसको पकड़ लीजिए और देखिए, उससे पूछिए तुम पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो जरा ए को देखो टेंशन के लिए। 6g माइनस टी इज 6a। टेंशन निकालनी है 4। 60 माइनस टी 24। टी इक्वल टू 60 माइनस 24 कितना आएगा? 36 न्यूटन। ओके, एनी प्रॉब्लम बच्चों? अगर कोई पूछे हमसे यहाँ पर फोर्स ऑन द पुली क्या होगा, तो देखो ये 30, ये 90, ये एंगल क्या बचेगा? 60। तो पुली का एफबीडी कैसा बनाएंगे बेटा? ये एक टेंशन, ये एक टेंशन, आपस का एंगल 60। तो दो वेक्टर 60 पर अगर होते हैं तो रिजल्टेंट होता है √3a। वाई? बिकॉज रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2t cos 60। cos 60 2 कट जाते हैं, √3t स्क्वायर। तो नेट कितना बचेगा? √3t। टी की वैल्यू आपको मालूम है, वेक्टर में आपको पढ़ाया हुआ है मैंने बच्चों। टेंशन कितना आया? 36। आप इसको ऐसा समझो कि भाई जब मैं नेट टेंशन निकाल रहा हूँ ना, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, यहाँ देखो साइड में, कि पुली पर जो फोर्स होगा √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60। cos 60 और ये कट गए, 1 2 और टी से टी स्क्वायर और आ गया 3। तो क्या बचा? √3t। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। ओके बच्चों, आज यहीं स्टॉप करते हैं। कल से हम फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें मूवेबल पुलीज के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे। 2 एप्लीकेशन मैं ऑनलाइन वालों को पहले बता चुका हूँ, जो ऑफलाइन वाले बच्चों को कल बताऊँगा। रिकॉर्डिंग का ड्यूरेशन कल का थोड़ा कम रखेंगे। कॉपी करिए सभी इसको। आराम से देख लें सारे बच्चे इसको। बच्चों ये आपको समझ में आया सभी बच्चों को? वेरी गुड। रिकॉर्डिंग में भी है आज की क्लास, आप देख सकते हैं। रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे अभी 1 घंटे बाद। कुछ नहीं आया हो तो देखें।